गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल तक हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। काफ़ी लॉ बताए थे मैंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग। ये लेक्चर सेकंड है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का। केमिस्ट्री के आज के टॉपिक में हम बात करेंगे लॉ ऑफ स्टैंडर्ड 11th में। देखना बच्चों कौन कौन से लॉ अभी तक हमने पढ़ लिए हैं। फिर से एक बार मैं क्विक रिवीजन कर रहा हूँ। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मीन्स टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड एंड फॉर्म कंपाउंड। तो वो किस कंडीशन में आपस में कंबाइन होते हैं, उनका कंबाइन होने का क्या तरीका है, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कौन कौन से लॉ अभी तक हम पढ़ चुके हैं बच्चों। पहला पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या कहता है, लेवोसियर ने ये लॉ दिया था और उसने बताया था कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंजेज। कोई भी रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड मास होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मेरा कहने का मतलब मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो मास होगा वो ड्यूरिंग रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड होगा वो क्या रहेगा, आपका कंजर्व रहेगा। आपका बोले तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो आप पढ़ रहे हो उसके लिए कह रहा हूँ। कुछ बातें आपको अपने आप समझनी होती है बच्चों। सेकेंड लॉ मैंने बताया था आपको कल, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। डेफिनेट प्रोपोर्शंस का लॉ क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं तो उनका रेशियो होगा कंबाइन होने का वो फिक्स रेशियो में होगा, इसलिए उसको कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। मतलब जो एलिमेंट कंबाइन होंगे वो कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के अंदर कंबाइन होके क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। ये बात यहाँ तक आपकी क्लियर हो गई कि बच्चों। फिर मैंने बताया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। मतलब दो एलिमेंट कंबाइन होके दो और दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उनमें जो एक एलिमेंट होगा उसका मास एक का तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन दूसरा होगा वो एलिमेंट मल्टीपल में बढ़ेगा। तो जैसे सपोज मैंने कल एग्जांपल बताए थे NO, NO2, NO3, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ N2O2, N2O3, N2O4, N2O5। बच्चों ध्यान रखना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस मींस नाइट्रोजन का मास 28, 28, 28, 28 सब में कांस्टेंट रहेगा, लेकिन सेकंड एलिमेंट जो कंबाइन होकर N2O2 बना रहा है वो एलिमेंट ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का मास मल्टीपल में बढ़ेगा, 32, 48, 64, 80। तो ऑक्सीजन का मास मल्टीपल में बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये 3 लॉ तक हम कल बात कर चुके हैं आपके साथ, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज हम लॉ ऑफ, आज की क्लास में, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, वो है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और इस वाले टॉपिक के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये सारी बातें क्लियर आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अदरवाइज़ कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे से बात कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, इस पे आप मुझे पूछ लेना। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ नंबर 4 की बात करने जा रहा हूँ मैं। कौन सा लॉ नंबर 4 बच्चों, 3 तो मैं कल पढ़ा चुका हूँ। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ, इसकी दूसरा नाम है, इसको एक अनदर नेम से हम कह सकते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। इसको कहेंगे रेसिप्रोकल लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, अथवा इसका दूसरा नाम लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस। बच्चों मैं जो बात कह रहा हूँ आपके दिमाग में बैठ रही होगी। अब ये लोग कहता क्या है, ये उसी का नाम है रेसिप्रोकल या फिर इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइंड विथ फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट
then it's either the same or simple multiple of the ratio weight of the two element which is directly combined with each other. नोट डाउन कर लो, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का लॉ क्या कहता है आपको कि जब कोई दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे फिक्स वेट के अंदर और थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन होंगे तो जो उनका जो रेशियो होगा वो सिंपल रेशियो हो सकता है या फिर मल्टीपल रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द एलिमेंट विच इज डायरेक्टली कंबाइन विथ ईच अदर। ये बात आप इस तरह से समझ सकते हैं। पहले आपको लिखना था, ये किसने दिया था, साइंटिस्ट का नाम है रिचर नाम के साइंटिस्ट ने इसको प्रोवाइड किया था। किसने? रिचर, RICHER, साइंटिस्ट का नाम मैं लिख देता हूँ बच्चों, आपको क्लियर हो जाएगा। और इसका स्टेटमेंट भी हम लिख लेते हैं, किसने दिया था, ये रिचर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। उसने क्या कहा था रिचर ने, लिख लीजिए व्हेन टू, और इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए। क्या स्टेटमेंट है? व्हेन, ये रूल क्या कहता है, व्हेन टू और नोट डाउन कर लो, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विथ फिक्स्ड वेट, टू एलिमेंट, व्हेन टू एलिमेंट्स combine with when two element combine with third element, जब कोई दो एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं, when two element combine with third element, then it's third elements in fixed weight, in a fixed weight के रूप में। मतलब दो एलिमेंट जो कंबाइन हो रहे हैं उनका वेट फिक्स है और थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे हैं इन ए फिक्स्ड वेट, देन इट्स आइदर द सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ रेशियो, देन इट्स आइदर, स्टेटमेंट आपको दिमाग में बैठ जाएगा, इट्स आइदर द सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो, आइदर द सेम और either the same or simple multiple, same or simple multiple, same or simple multiple of the ratio of weight of the element, multiple ratio of the weight of the एलिमेंट। देखिए बच्चों फिर से, जब कोई दो एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे हैं और वो फिक्स वेट के रेशियो के अंदर कंबाइन हो रहे हैं, देन इट्स आइदर सेम और सिंपल मल्टीपल रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द एलिमेंट। तो हम इस बात को अब कैसे समझें, कैसे इसको समझ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, H2O और H2S कंबाइन होके क्या बनाते हैं, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन विद फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, possess द सेम रेशियो ऑफ सिंपल मल्टीपल ऑफ वेट विच दे कंबाइन विथ वन अनदर। सपोज कि आपको एक बनाना है, एक तो H2S फॉर्म करना है और एक H2O बनना है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है देखिए, हाइड्रोजन, सल्फर, यहाँ भी हाइड्रोजन और सल्फर, तो हाइड्रोजन के 2 और सल्फर का 1, तो ये 2 एलिमेंट किसी थर्ड के साथ कंबाइन हो रहे हैं फिक्स्ड रेशियो के अंदर, वेट के फिक्स रेशियो में, और थर्ड एलिमेंट बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। समझने की कोशिश करना, इस एग्जाम्पल से आपको हो सकता है क्लियर हो जाए अच्छे से। HO और S, तो हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं ऑक्सीजन से, तो क्या बनाएंगे, H2O। और हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट किससे कंबाइन हो रहे हैं, सल्फर से, तो क्या बनेगा, S। तो इधर मैं लिख सकता हूँ H2S और इधर लिख सकता हूँ H2O। अब समझो वापस, देखो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को या लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन को हम ऐसे समझते हैं। रिचर ने जो स्टेटमेंट दिया वो कि जब कोई दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, दो एलिमेंट कौन से, हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट H2 कंबाइन हो रहे हैं और वो वेट के फिक्स रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, किसके साथ, थर्ड एलिमेंट के साथ। जैसे H2, ये 2 एलिमेंट है और ये थर्ड एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, H2O। तो जब कोई दो एलिमेंट कंबाइन विथ थर्ड एलिमेंट इन ए फिक्स्ड वेट, देन इट्स आइदर सेम और मल्टीपल रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द एलिमेंट। तो यह इनका, ये जैसे हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट है, वो तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं, H2O बना रहे हैं। सेम वे में अगर सल्फर की बात करूँ तो
H2 हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट सल्फर के साथ कंबाइन हो रहे हैं वेट के फिक्स रेशियो में, तो उसका जो वेट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सिंपल रेशियो या मल्टीपल रेशियो होगा उन 2 एलिमेंट के लिए। तो 32 ग्राम सल्फर कंबाइन विथ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म H2S। हम ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, H2S बनाने के लिए सल्फर का मोलर मास कितना है बच्चों, 32 ग्राम। 32 ग्राम सल्फर कंबाइंड विथ 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है। इसी तरह से H2O के अंदर मैं कहूँ कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विथ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा, इनका रेशियो जो 32 और 16 का इनका रेशियो होगा वो किस तरह से होगा, तो वेट रेशियो ऑफ द सल्फर एंड ऑक्सीजन इन H2S एंड H2 इज 32 जैम 16, मतलब हम कह सकते हैं कि 2 जैम 1। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा, फिर भी पता नहीं चला तो देखो एक बार फिर से मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। 16 ग्राम ऑक्सीजन 2 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन होगी तो H2O बनाएगी। H2O बनने के लिए क्या है, 16 ग्राम ऑक्सीजन 2 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन होगी तो H2O बनाएगी। सेम वे 32 ग्राम सल्फर 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो H2S बनाएगा। तो H2S और H2O का रेशियो देखोगे आप, H2O और H2S के अंदर ऑक्सीजन का रेशियो, हाइड्रोजन का रेशियो, जैसे इसमें H2O में क्या हो रहा है 2 और 16, और H2S में क्या हो रहा है बच्चों, फिर से देखो H2S में 2 और 32, तो इसका तो रेशियो 1 ही रहेगा। इन दोनों को कंपेयर करें 2 को, तो 2 दोनों में कॉमन, 2 को सिंपल रेशियो में बदले तो 1 होगा। 16 और 32 को रेशियो में बदले तो 16 2 32, मतलब 1 जैम 2। तो ये फिक्स रेशियो में कंबाइन हुआ कि नहीं, फिर से देख लो। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेके हम समझाए अगर आपको, तो CH4 और CO2 का बनना, जैसे H2S और H2O को बनना हमने समझा, इसी तरह से हम एक और बात करते हैं, वन मोर इलस्ट्रेशन लेते हैं इसका, आपका क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है। कोई 3 एलिमेंट मैं लेता हूँ, एक लेता हूँ कार्बन, देखना इधर इसको एग्जाम्पल द्वारा इस तरफ समझते हैं, इसका एग्जाम्पल देखना C, फिर कौन कौन सा एलिमेंट है देखना इधर O, और फिर एलिमेंट लेते हैं हम H, COH। अब मैं कहूँ कि C के 2 कार्बन और ऑक्सीजन का 1, तो क्या बनाएगा, इधर से C के 2 एटम, 2 एलिमेंट किसके, कार्बन के, तो क्या बनाएगा CO2। बच्चों ध्यान से समझना, ये CO2 बन जाएगा, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे CO2। इसी तरह से कार्बन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे CH4। अब देखो इनमें मेरे को ये समझाना ये है मुझे आपको कि कार्बन और ऑक्सीजन, तो एक एटम कार्बन का मतलब 1 एलिमेंट ऑफ कार्बन एंड 2 एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या बनेगा CO2। इधर 1 एलिमेंट ऑफ कार्बन एंड 4 एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन क्या बनाएगा CH4। तो आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है, या इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन का लॉ आपको क्या कहता है कि ये 2 एलिमेंट किसी थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे हैं। 2 कौन से, अब यहाँ पर इसमें 2 कौन है, ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट और कार्बन का 1 एलिमेंट, तो थर्ड एलिमेंट कौन हो गया, कार्बन। तो 2 एलिमेंट कंबाइन विथ थर्ड एलिमेंट इन फिक्स्ड वेट में, तो इसका कार्बन का वेट कितना है, कार्बन का वेट 12 ग्राम ऑफ कार्बन, थर्ड एलिमेंट है ये, और ऑक्सीजन का वेट कितना है एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है, O2 का कितना वेट हुआ 32 ग्राम। तो ये बात क्लियर हुई आपको, 12 ग्राम कार्बन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 12 और 32। इसी तरह से इसमें 12 ग्राम कार्बन कंबाइन विथ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन H2। तो 12 ग्राम कार्बन 4 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है, और यहाँ पर 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम से। तो कॉमन कौन है इन दोनों में, दोनों कंपाउंड में कॉमन कौन है, कार्बन कॉमन है बच्चों। तो कार्बन का तो मास दोनों में कितना है 12। अब इन दोनों को कॉमन करें, कार्बन का मास कितना है 12, और ऑक्सीजन का मास इसमें कितना है, सॉरी इसके ऑक्सीजन का कितना है 32, और इस वाले में ऑक्सीजन कितना है 4। तो जो दूसरा एलिमेंट है दोनों का वो कौन है, रेशियो क्या आएगा 4:32। ये बात आपको सीखनी। कॉमन एलिमेंट कौन है, थर्ड एलिमेंट कार्बन, इन दोनों कंपाउंड में कॉमन है। वापस समझना इस रूल का जो कॉन्सेप्ट है, वो कार्बन दोनों कंपाउंड के अंदर कॉमन है और कार्बन का मास 12 ग्राम होता है।
लेकिन दूसरे एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो दूसरे एलिमेंट का रेशियो होगा वो सिर्फ मल्टीपल में होगा, मतलब जैसे हाइड्रोजन इसमें कितने 4 ग्राम और ऑक्सीजन कितना 30, तो आपका आंसर क्या होगा 4g32। ये बात यहाँ पर कह रहा है सिंपल मल्टीपल रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द एलिमेंट, मतलब ये इनका सिंपल मल्टीपल रेशियो। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जो कंपाउंड बने उनमें जो सिंपल मल्टीपल रेशियो क्या आएगा 4g32। श्योर, समझ में आया? वापस देख लो अच्छे से, कुछ और एग्जांपल लेके आप देख लो। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा 4g32 को सिंपल रेशियो में बदलूँ तो क्या आ जाएगा, इसको और सिंपल कर लूँ 1g8। पहला वाला एग्जांपल हमने लिया था, वापस देखो H2O और H2S को फिर से समझ रहा हूँ मैं, क्लियर कर लेता हूँ। H2O का एग्जांपल अभी मैंने आपको कराया था बच्चों, H2O और H2S क्या बताया था, HOS, दो एलिमेंट बनते हैं, सॉरी दो कंपाउंड बनते हैं, एक H2O बनता है और दूसरा H2S बन रहा है। हाइड्रोजन तो दोनों में कॉमन है, बिल्कुल शॉर्टली समझ लो। हाइड्रोजन का मास आपको 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम सल्फर से कंबाइन हो रहा है, यहाँ 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है। तो आपको किसका लेना है, इन दोनों का सिंपल मल्टीपल लेना है, 32 और 16। तो क्या आ जाएगा इन दोनों में 2g1। ये रेशियो देखना, जो अलग एलिमेंट होता है दोनों कंपाउंड में उनका रेशियो देखना 2g1। क्लियर? इसको कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस या लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस। वैसे इसमें कोई आपको स्टेटमेंट ही लिखना होता है और वो आप दिमाग में रख के भी लिख सकते हो। इस स्टेटमेंट को ऐसा ना कहो तो दूसरे तरीके से भी कह सकते हो, चलो लिख लीजिए इसको और अलग तरीके से। अगर ये ठीक नहीं लगे तो दूसरी लैंग्वेज में लिख लीजिए इसको। कैसे लिखोगे दूसरी लैंग्वेज में लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस को, व्हेन वेट ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट विच कंबाइन विथ फिक्स्ड वेट, वेट ऑफ, इसका स्टेटमेंट ऐसे भी लिख लो, वेट ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट, इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख लो, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस को, वेट ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट विच कंबाइन विथ फिक्स्ड वेट, which combine with fixed weight of third element combined with third element, which combined with fixed weight of third element, combined with fixed weight of third element possesses the same ratio or simple multiple, the same ratio or simple multiple, the same ratio or simple multiple of simple multiple of weight with which they combine, weight with which they combine with which they combine with one another, combine with one another। अब इसको आप अच्छे से समझ ले होंगे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस को समझ लिया होगा आपको। क्या समझ में आया आपको? इसका दूसरा नाम इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस का लॉ भी कहते हैं। रिचर नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था। ये क्या कहता है कि जब दो अलग अलग एलिमेंट, 2 डिफरेंट एलिमेंट, वेट ऑफ द 2 डिफरेंट एलिमेंट, दो अलग अलग एलिमेंट का वेट, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग एलिमेंट हुए, इन दोनों का अलग अलग वेट, विच कंबाइन विथ फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, तीसरे एलिमेंट के फिक्स वेट के साथ। तो ये दो अलग अलग एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट कौन है यहाँ? थर्ड एलिमेंट। इस वाले एग्जांपल में थर्ड एलिमेंट इज योर कार्बन। इन दो एलिमेंट, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दो अलग अलग एलिमेंट है, दोनों का वेट अलग अलग होता है। ऑक्सीजन का वेट 32 है और हाइड्रोजन का 4 है। थर्ड एलिमेंट कार्बन के साथ कंबाइन हो रहे हैं। देखो
व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट विच कंबाइन विथ फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में कौन है, कार्बन है, विथ सेम रेशियो और सिंपल मल्टीपल रेशियो, इसका कार्बन का रेशियो सेम है, सिंपल मल्टीपल रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, मतलब 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो इनका सिंपल रेशियो आ जाएगा 1 and 8। सेम रेशियो सिंपल मल्टीपल रेशियो विच दे कंबाइन विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ, ये इसका स्टेटमेंट है। और एग्जाम्पल इसका पहला ये है इसका, और दूसरा आप ये भी लिख सकते हो एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 में ये आ गया आपका। आई होप आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस या इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस समझ में आया होगा। एंट्रेंस के व्यू से तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये लॉ, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना है तो आपको 11th-12th बेस्ड पे आपको इनको ध्यान में रखना होगा, मस्ट कंपलसरी। नीट जेडब्ल्यू में तो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आते हैं मोल कॉन्सेप्ट से ही, वो तो आपको पहले भी क्वेश्चंस कराए और प्रैक्टिस कराने वाला हूँ मैं, टेंशन लेना मत बिल्कुल। ये 4th लॉ फिनिश किया, अब 5th लॉ की तरफ जा रहा हूँ मैं। बच्चों ध्यान देना, 5th लॉ की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक बार इसको पढ़ लेना, पढ़ के भी कर सकते हो, वैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए लॉ ऑफ 5th लॉ पे बात कर रहा हूँ मैं। सभी बच्चों को ज़्यादातर लिमिटिंग रिएजेंट निकालना समझ में आया होगा। रिएक्शन के अंदर स्टोइचियोमेट्री, इसका इतना ग्राम से कितना ग्राम वो निकालने आए होंगे। मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाया, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलर मास, इक्विवेलेंट मास, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़े। कई प्रकार के क्वेश्चंस आप करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम लगाइए, कॉन्सेप्ट बनाइए, और फिर 2 साल के बाद आप मिल लेना कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। अभी हम बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के टॉपिक में। लॉ नंबर 5, 5वां लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं। 5वां लॉ क्या लिखवाया था स्टूडेंट आपको, कल मैंने सारे लॉ बता दिए थे, फिर भी मैं एक बार फिर से आपको ये रिवीज करा देता हूँ। लॉ नंबर 5 में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम पे बात करने वाला हूँ। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम गैलुसेक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम क्या कहता है? कंबाइनिंग वॉल्यूम का लॉ किसने दिया था? गैलुसेक। साइंटिस्ट का नाम याद रखना, गैलुसेक नाम के साइंटिस्ट ने इसको, गैलुसेक ने इसको दिया था। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम क्या कहेगा आपको देखना। गैलुसेक ने 1808 में ये लॉ दिया था। इस इज विद गैस ओनली। ये लॉ किसके लिए रिलेटेड है? ओनली गैस के लिए। एक और इम्पोर्टेंट बात बच्चों ध्यान रखना, ओनली गैस के लिए, ओनली गैस, ओनली फॉर गैस। गैलुसेक का कंबाइनिंग वॉल्यूम का लॉ खाली गैस के लिए ही लागू होता है, ये बात ध्यान में रख लियो। इसका स्टेटमेंट क्या है गैलुसेक का कि जब कोई दो गैसें आपस में रिएक्ट होती है और उनका वॉल्यूम होता है वो सिंपल रेशियो के अंदर होगा, जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे ओनली गैस के लिए ही एप्लीकेबल होगा। एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन गैस। और इसका लिख लो स्टेटमेंट, व्हेन टू gases, this is when two gases react together and they always do so in volume which bear in a simple ratio one another and the volume of the product। चलिए लिखिए, when two gas react together, इसका स्टेटमेंट लिखो, when two gases react together, they always when two gases react together and they always do so in volume, always do so in volumes which bear a simple ratio, volumes which bear a simple ratio, bear a simple ratio। थोड़ा सा थियोरेटिकल चैप्टर है केमिस्ट्री, बड़ी अनिश्चितता वाला है, लेकिन उसको हम इंटरेस्टिंग बना देंगे। सिंपल रेशियो टू वन अनदर, सिंपल रेशियो टू वन अनदर, सिंपल रेशियो टू वन अनदर
एंड टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, एंड टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। बच्चों वैसे थ्योरी ज़्यादा काम की नहीं है, हमारा जो टारगेट है वो है एंट्रेंस। 11th में तो स्कूल रिजल्ट हाथ में होता है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, थ्योरी आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। फिर से मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बनाइए, अलग अलग पब्लिकेशन लगाइए, कोई भी मटेरियल, ब्रांडेड इंस्टीट्यूट का मटेरियल, वैसे हमारा पायोनियर का मटेरियल आप सॉल्व कर लोगे, सफिशिएंट है, आपको कोई रोक नहीं पाएगा सक्सेस होने से। लेकिन ये हमारा काम है कि थियोरी भी तो एक बार कवर करानी, इसलिए जो भी टॉपिक है उसको हम ओमिट नहीं कर सकते, हर टॉपिक को चलाना है। नहीं तो कुछ बच्चा ऐसा बोल सकता है सर ये टॉपिक तो चला ही नहीं, सर ने तो जंप कर दिया। तो वो चीज़ के लिए मैं इसको एक दिल को तसल्ली देने के लिए टॉपिक पढ़ा रहे, बाकी हमको इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, इसलिए ध्यान दो। व्हेन टू गैस रिएक्ट टुगेदर, जब कोई दो गैस आपस में रिएक्ट होती है, एंड दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम, और वो गैसें आपस में, गैस का क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है कोई गैस, तो दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम्स एंड विच बियर ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर एंड वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है ना बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये लॉ किसके लिए लागू होता है, ओनली ऑन गैस के लिए ही लागू होता है, समझ गए होंगे। इससे पहले हमने एक रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का लॉ पढ़ा था, वो उसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। तो वो लॉ किस लिए यूज होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं उसके लिए, और ये ओनली ऑन गैस के लिए। ठीक है, तो ये हो गया, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं। उसको हम एक एग्जांपल लेकर समझ ले अगर आपकी इच्छा है तो। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूँ। एक गैस है N2 रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ H2 एंड फॉर्म अमोनिया। तो उसका वॉल्यूम क्या है, 1 जैम 2 जैम 1 जैम 3 जैम 2। देखो एग्जाम्पल के रूप में हम इसको समझते हैं गैलुसेक के लॉ को। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, N2 प्लस 3H2 इट विल गिव यू 2NH3। ध्यान देना स्टूडेंट, ये तो इसका कितना वॉल्यूम है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका 1 वॉल्यूम, इसका 3 वॉल्यूम, पहले का 1 वॉल्यूम है, फिर दूसरे का 3 वॉल्यूम और इसका 2 वॉल्यूम। 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम, तो 1 जैम 3 जैम 2। समझ में आ गया होगा बच्चों आपको, 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम। तो दिस मीन्स दैट 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विथ 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। मतलब ये क्या बताता है कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होके 2 मोल अमोनिया बनाता है। तो मैं इसको अनदर वर्ड में ऐसा कहूँ कि 100 ml नाइट्रोजन 300 ml हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होके 200 ml अमोनिया फॉर्म कर रहा है। बच्चों समझ में आ रही होगी मेरी बात आपके दिमाग में। 100 ml नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 300 ml ऑफ हाइड्रोजन टू यील्ड 200 ml ऑफ अमोनिया। समझ में आया आपको? इसका 1 वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट होकर 2 वॉल्यूम अमोनिया बना रहा है। मीन्स 100 ml नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 300 ml ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म 200 ml ऑफ अमोनिया। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? देन बिना शर्म किए, बिना संकोच किए, कुछ भी पता नहीं चले, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना। मैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट को वॉइस मैसेज द्वारा हर बात को क्लियर करूँगा, समझाऊँगा। शाम को 8 से 10 तक 2 आवर्स डाउट सॉल्विंग में ही लगा रहता हूँ। कुछ बच्चे बहुत अच्छा डाउट पूछते हैं, बहुत अच्छा मार्क्स भी ला रहे हैं। कीप इट अप, ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहो, 100% सक्सेस मिलेगी मिलेगी और मिलेगी। वीडियो रेगुलर देखिए, 1 बार नहीं 2 बार देखिए, उसके बाद आप एनसीईआरटी बुक फॉलो करिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूँ मैं नेक्स्ट रूल पे। आपको जितने रूल्स बताए थे सारे कवर हो रहे हैं बच्चों। इसी रूल का मैं एक और एग्जांपल ले लूँ और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको बच्चों। टेंशन लिए बिना देखना, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। इसी लॉ जो अभी लॉ पढ़ाया उसका एक एग्जांपल लेता हूँ और 2H2 प्लस O2 इट विल गिव यू 2H2O। ये आपको पानी बनने की रिएक्शन बताई। अब आपको पता चल रहा है इसके कितने वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन का है, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का है और 2 वॉल्यूम वाटर बन रहा है। तो आप कह सकते हो 200 ml हाइड्रोजन 100 ml ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो
200 ml वाटर बनेगा। इसको कहते हैं गैल्यूसेक लॉ, मतलब लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। मतलब कोई दो एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं तो उनका वॉल्यूम भी कंबाइनिंग होता है। मतलब इसका 200 ml, इसका 100 ml से कंबाइन होकर 200 ml वाटर बनेगा। तो इन दोनों का कंबाइनिंग वॉल्यूम हुआ तो ये इस तरह से यील्ड बना, यील्ड में वाटर फॉर्मेशन हुआ। ये तो यहाँ तक ठीक थी बात। अब इम्पोर्टेंट लॉ एक और बताया था मैंने, एवोगैड्रोस लॉ, उसकी बात कर रहा हूँ बच्चों। 5 लॉ हो गए। 6th वन इज एवोगैड्रोस लॉ, लॉ नंबर 6, लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ नंबर 6 एवोगैड्रोस लॉ। शायद एनसीईआरटी में नहीं हो, लेकिन जानकारी के लिए दिमाग में रखना, एवोगैड्रोस लॉ आगे आएगा, ये आगे के चैप्टर में आप पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो ने क्या कहा, दिस लॉ स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब कहने का टेम्परेचर और प्रेशर की सेम कंडीशन के अंदर, टेम्परेचर और प्रेशर की सेम कंडीशन के अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। तो आप टेम्परेचर और प्रेशर की सेम कंडीशन के अंदर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाएगा वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा। वापस लिख लो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस, इसका स्टेटमेंट लिख लो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज, सारी गैसेज, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर सिमिलर कंडीशन, ऑल गैसेज अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, equal volume of all gases under similar condition of temperature and pressure, similar conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules, contain equal number of molecules। ये हो गया एवोगैड्रोस। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, सारी गैसेस का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर की सिमिलर कंडीशन के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल द्वारा इसको समझूं, ऐसे भी समझ सकता हूं, मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी, ऐसा भी कह सकते हैं, वो तो वेपर डेंसिटी के लिए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो देखो वापस भाई इसको समझते हैं अच्छे से। एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ लेता हूँ 2H2 प्लस O2, इट विल गिव यू 2H2O। 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है, 2 मोल वाटर बनाता है। तो इस कंडीशन के अंदर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या आएगा, देखो इसका 2 1 2, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 2:1:2, इसका 2 इसका 1, ये मॉलिक्यूल का है। टेम्परेचर और प्रेशर की सिमिलर कंडीशन के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, 2:1:2। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, ज़्यादा टेंशन बिल्कुल लेना मत कि सर ये तो थ्योरी याद रखना मुश्किल हो रहा है। आराम से सीबीएसई 12th बोर्ड में 95 96 आ जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं जितना कहूँ उतना आप कर लेना है एग्ज़ाम के टाइम में लास्ट, लेकिन हमारा मेन टारगेट है नीट, एक ही, और एटमोस्ट इज़ गेट हाईएस्ट, नीट की तरफ आगे बढ़ना है और उसके लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहली बुक सभी बच्चे एमटीजी की फिंगर टिप्स लगाइए, फिंगर टिप्स ऑनलाइन मंगा लीजिए, आप लगा दीजिए। अदरवाइज यहाँ स्कूल से मैं फिंगर टिप्स ही देने वाला हूँ, अभी थोड़े दिन रुक जाइए, स्कूल से फिंगर टिप्स दिला देंगे, पहला पब्लिकेशन, उसके सारे क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे 200 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो अगले स्टेप पे हम 2-3 और पब्लिकेशन करेंगे। उसके अलावा हमारा पायनियर का मटेरियल भी करेंगे। तो श्योर सक्सेस 2022 के अंदर काफ़ी बच्चे नीट के अंदर सिलेक्शन होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट जो हमारी एक हैबिचुअल है, ईच एंड एवरी ईयर डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट इन नीट एंड JEE
हमारा ये स्टूडेंट रहना चाहिए। इसी तरह से आपको पढ़ना है। चलिए लास्ट एंड फाइनल लॉ पढ़ाया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हम पढ़ने जा रहे हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। रूल्स नंबर 7 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है। डाल्टन ने क्या क्या बताया? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के कुछ कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए। मैटर इज मेड अप ऑफ, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। पहली पोस्टुलेट, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। सारे मैटर क्या होता है? एनीथिंग ऑक्यूपाइंग स्पेस एंड हैविंग ए मास इज नोन एज मैटर। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में क्या बताया कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। सारी मैटर जो भी बनी है वो मैटर किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं। इसी का दूसरा स्टेप क्या कहा? एटम्स आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। एटम क्या होता है? बहुत छोटा सा स्मॉल पार्टिकल। एटम कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। एटम कंबाइन, आप भी जानते हो, एटम कंबाइन, एटम आपस में कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं? एटम कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर, कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर। एटम स्मॉल होल नंबर में कंबाइन होते हैं। एटम कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर एंड फॉर्म कंपाउंड होल नंबर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। फिर से देख लो बच्चों, एटम कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर। स्मॉल होल नंबर में कोई एटम कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे? डिफरेंट कंपाउंड बनाएंगे। तीसरी बात आपके साथ करने वाला हूं बच्चों में, जो इस तरह से है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ different element, atoms of different element have different mass and have different mass and different chemical properties। डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, 4 पोस्टुलेट 3 और एक और लिखवा दूं मैं आपको। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। 4th, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। एटम को ना तो बना सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो। ये होगी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने क्या बताया कि दुनिया का सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है? वेरी टाइनी पार्टिकल्स इज एटम। छोटा से छोटा पार्टिकल एटम होता है। एटम को ना तो आप नष्ट कर सकते हो ना ही बना सकते हो। और सारी मैटर जो भी बनी होती है वो एटम से बनी होती है। एटम कंबाइन होते हैं स्मॉल होल नंबर के अंदर और अलग अलग प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं। और अलग अलग एटम का मास अलग अलग होता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग एटम की अलग अलग होती है। तो ये 4 बात है। दिस इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यहाँ तक हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया बच्चों। एटॉमिक मास निकालना मैंने सिखाया है, मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाया है, उसके अलावा मोल निकालना सिखाया, n इंटू एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n इंटू एन इंटू एटोमिसिटी नंबर ऑफ एटम निकालना सिखाया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप समझते जाओगे, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह की बहुत सारी प्रोसेस से आप आगे बढ़ोगे। फिर लिमिटिंग रिएजेंट बेस्ड प्रॉब्लम, स्टोइचियोमेट्री इन केमिकल रिएक्शन, इसके इतने ग्राम से उसका इतना ग्राम। फिर आपने 4 तरह की स्टोइचियोमेट्री पढ़ी थी, मोल स्टोइचियोमेट्री, मास मोल स्टोइचियोमेट्री, मास वॉल्यूम स्टोइचियोमेट्री, वॉल्यूम स्टोइचियोमेट्री। तो यूनिटरी मेथड काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है।
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने पढ़ा है लिमिटिंग रिएजेंट, कोई दो की कंपेयर करनी हो, तीसरे के मोल एनालिसिस करने हो, ग्राम एनालिसिस करना हो तो लिमिटिंग रिएजेंट बेस्ड। फिर हमने पढ़ा रिएक्शन के बाद सॉल्यूशन स्टोइचियोमेट्री, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, उसके अंदर यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट बाय वेट फ्रैक्शन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फ्रैक्शन, पीपीएम, इस तरह से सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं। और आपको अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ज़रूरत है, कुछ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा दूँ थोड़ी से, और होमवर्क में कुछ जाते जाते देते हैं, नहीं तो आप कुछ पढ़ने वाले नहीं हो, क्या पता घर पे मेहनत कर रहे हो नहीं। रेगुलर हमारे साथ रजिस्ट्रेशन जिन बच्चों ने कराया है उनका मैं फॉलोअप लेने ही वाला हूँ। अब जल्दी ही सब कुछ परिस्थितियाँ अगर सामान्य हो जाती है तो क्लास में आने के बाद ये सारे चैप्टर्स हम वापस से चलाने वाले हैं बच्चों, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। चलिए कुछ आज के लिए होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस आपको करवाने के लिए दे रहा हूँ मैं। हाँ, एक क्वेश्चन है विच एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लेवोजियर, काम का नहीं है, नाम याद रखना जरूरी नहीं, कभी ऐसा पूछते नहीं हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखो, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन, थोड़ा सा आईआईटी बेस्ड का क्वेश्चन है, फाड़ू है, होमवर्क बेस्ड देता हूँ मैं आपको, देखते हैं अगर आपसे हो जाता है, किसका IQ तेज है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट राइट नाउ स्टूडेंट, होमवर्क में क्वेश्चंस मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन, 3 ग्राम हाइड्रोकार्बन है, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन कंबसन, ऑन कंबसन, कंबसन का मतलब होता है जलाना, ऑन कंबसन 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन कंबसन इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अधिकता के अंदर, इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड 8.8 ग्राम ऑफ CO2, produces 8.8 gram of CO2, 8.8 gram of CO2 and 5.4 gram of H2O, 8.8 gram of CO2 and 4.4 gram of H2O, H2O water. The data illustrates the law of, the data जो दिए गए डेटा है, the data illustrate the law of, ये डेटा कौन से लॉ को बताता है? ऑप्शन नंबर 1, फिर से आपके साथ बात कर रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताता है, या फिर डेटा नंबर 2 मैं इधर से लिख रहा हूँ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थर्ड ऑप्शन में इस तरह से बात कर रहा है आपके साथ, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। फोर्थ नंबर पे बात ये इस तरह से कर रहा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो। 3 ग्राम हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबसन करते हैं ऑक्सीजन की अधिकता के अंदर, और कोई भी हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ संयोजन कंपाउंड जो कंबस्ट होता है, जलता है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलता है, और वो 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देता है और 4.4 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या इलिस्ट्रेट करता है, ये जो बात है वो कौन से लॉ को बताती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को बताती है, या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को बताती है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को बताती है, या फिर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस को बताती है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन IIT जैसे एग्जाम में भी इस थियोरी में से पूछा गया। आप थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, सोचिए, देखें क्या आएगा आंसर। भाई जल्दी करिए, चलिए कर लीजिए इसको, क्या आएगा आंसर? 8.8 ग्राम CO2 है और 4.4 ग्राम वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपसे हो जाता है तो ठीक, नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं। पहले तो आपको रिएक्शन इसकी पता होनी चाहिए, फॉर्मूले पता होना चाहिए,
इस तरह की प्रॉब्लम आप कल करके आना। वाटर का कितना दिया 5.4, सॉरी 4.4 नहीं है, यहाँ 5.4 है, सॉरी भूल हुई मेरी यहाँ बाय मिस्टेक, 5.4 ग्राम है। वाटर 5.4 ग्राम बन रहा है और 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये क्या बताएगा आपको, ये लॉ कौन सा लॉ को बताता है? ट्राई करना, फिर मिलेंगे कल, इसके बारे में बात करेंगे बच्चों। आसान सी प्रॉब्लम है, एक आध दो क्वेश्चन और हम इसके अंदर करने वाले हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, अच्छे से देख लो ये क्वेश्चन और घर से करके लाना। सेकंड क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ मैं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में आपको, थोड़ा इसको ट्राई करना, हो जाए तो ठीक, नहीं तो मैं कल इसको सॉल्व कराऊंगा। बच्चों सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर रहा हूँ मैं, ये भी आप घर से करके लाओगे। हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो घबराना मत, मैं सिखा दूंगा आपको कल क्लास में। लिखो क्वेश्चन सेकंड लिखना, विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन, विच अमंग द फॉलोइंग, which among the following combination illustrate, which of the following combination illustrate the law of reciprocal proportions, illustrate the law of reciprocal proportion। इनमें से कौन सा है वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस को इलस्ट्रेट करता है? तो ऑप्शन 1 में लिख रहा हूँ बच्चों, किस तरह से ऑप्शन आपको दिए हैं, N2O3, N2O4, N2O5, N2O3 डैश N2O4 और N2O5, ये ऑप्शन 1 है आपका। ऑप्शन ए दे देता हूँ नाम इसको। चलो ऑप्शन बी में आपको इस तरह से दिया स्टूडेंट, वो दिया NaCl, NaBr, NaI, NaCl, NaBr और NaI। ऑप्शन सी में वो इस तरह से दे रहा है आपको H2O, H2S और SO2, H2O, H2S और SO2, 3 बातें दे रहा है। और ऑप्शन 4 में दे रहा PH3, ऑप्शन डी में दे रहा है PH3 डॉट, PH3 के बाद दूसरा कंपाउंड P2O3 एंड P2O5। इज दैट क्लियर? ये हुए क्वेश्चन नंबर 2, आप घर से करके लाना। ये एक और क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क में दे देता हूँ मैं, हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। 2 कंपाउंड X एंड Y हैव सेम परसेंटेज कंपोजिशन, द कंपाउंड X एंड Y आर, ये आपके माइंड को चेक करना है। 2 कंपाउंड X एंड Y, कोई 2 कंपाउंड है X एंड Y, 2 कंपाउंड्स X एंड Y, X एंड Y हैव सेम परसेंटेज, हैव सेम percentage, 2 compound X and Y have same percentage composition, the X and Y are same percentage composition, the X and Y are, the X and Y are। ऑप्शन ए में कुछ इस तरह से लिखा है बच्चों, ऑप्शन ए आपको कह रहा है आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब X एंड Y आइडेंटिकल है,
ऑप्शन बी में कुछ इस तरह से आपको कह रहा है कि आइसोमर है। ऑप्शन सी में यह आपको ऐसा कह रहा है कि आइदर आइडेंटिकल और आइसोमर, मतलब बोथ, दोनों हैं। ऑप्शन डी आपको इस तरह से कह रहा है बच्चों, ऑल आर करेक्ट। ये सारी बातें करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट। तो ये आप थोड़ा देख लेना, होंगे नहीं। आई होप इतना आसान नहीं है, ये IIT बेस्ड प्रॉब्लम है, मैंने उठाई है। वैसे ही टॉपिक अभी पढ़ा है, इस पर इतना आसान नहीं है, प्रैक्टिस से होगा। तीनों क्वेश्चन आपको मैं कल वापस इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। थोड़ा आप विचार करना, आइडियाज़ लगाना, अपने IQ को चेक करना, धीरे धीरे आप लेवल पकड़ोगे, हो जाएगा। नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। आज की बात को मैं यहाँ फिनिश करता हूँ। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं स्टूडेंट कल की लेक्चर में।